उस दिन उन्होंने पहली बार मुझे मारा, और इतना मारा, और मार खाने के बाद हम रात भर उनसे माफी मांगे हैं कि भैया हमसे तो क्षमा करें, गलती हो गई, आगे हम किसी की बात को नहीं सुनेंगे, किसी की बात पे ध्यान नहीं देंगे। पूछा क्या था? मैंने कहा था कि सरोज बता रही थी कि आपकी उम्र जो है वो मतलब आप सावित्री जी के समवयस्क हैं जी। तो कहें लोगों का काम तो भड़काना है। दिद्दा हम तो एक ठूठ पेड़ सींच रहे हैं जिससे फल की कोई आशा नहीं है जी। तो मुझे ना ऐसे जैसे लगा कि एक औरत जो है जिसके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया जा रहा है। जी। हम पहले कुछ पढ़ लिख करके अपने पैर पे खड़े होना चाहते थे कि एटलीस्ट कम से कम हम बच्चे पालने की स्थिति में तो हो जाए। यहाँ तो इलेक्ट्रिशियन है, 200-250 रुपए सैलरी मिल रही है, बच्चे कहाँ से पलेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी कभी नहीं समझे। वो होने के बाद भी निष्ठा आ गई जीवन में। अगर वो निकल जाते थे तो घर में कौन क्या हो रहा है कुछ लेना देना नहीं होता था। 1.5 साल की निष्ठा थी। एक बार पहली बार बहुत बीमार हुई, उल्टी होने लगी, दस्त होने लगे। हमारे बगल में एक सिस्टर दरअसल हमारा मानना है कि स्त्रियों के पास सिर्फ कान नहीं होता बल्कि जुबान भी होती है। वो भी बहुत कुछ कहना चाहती हैं। जाने कितने सदियों से कितनी गिरहों में बंधी हुई घुट घुट के जीती रही हैं और एक कोना भी नहीं बन पाया उनको उनके लिए अपने मन की बात कहने का। तो आज हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं नीता जी के साथ। नीता मिश्रा जी, हम आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं नीता जी। और नीता जी से 2-4 दिन पहले कुछ बातचीत होने लगी और फिर लगा कि नहीं, कितना जरूरी है कि स्त्री के मन का एक पन्ना संजोया जाए जहां वो अपनी बात खुल करके कहे, छुप करके ना कहे, बल्कि उसका अपना आकाश बुनते हुए कहे, आकाश भर बातें करे। और जब उस मुद्दे पर बातचीत होने लगी नीता जी के साथ तो लगा कि ये कितना कुछ अथाह भरा पड़ा हुआ है। महागाथा है, महाकाव्य है, औपन्यासिक संरचना में बहुत कुछ भरा पड़ा है जो कभी कहा ही नहीं गया, अनकहा रह गया। तो आज उस अनकहे से हम पर्दा हटाएंगे, उनसे बोलेंगे, बतियाएंगे और उनके मन के सुनेंगे, खुद चुप रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं स्त्रियां कितना कुछ कहना चाहती हैं। तो आज इस कितना कुछ कहने में नीता जी से हम जानना चाहेंगे, खास तौर पे उस समय को याद करें जब तो बच्ची थी, छोटी बच्ची थी। आज तो बड़ी उम्र हो चुकी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की पहले की वो तमाम पीड़ाएं, सुख, खुशियाँ जो उन्होंने जीवन में महसूस किया, देखा हो, घर परिवार में माँ के आंगन से लेकर के पति के आंगन तक आते आते, क्योंकि इन दोनों में जब हम बात कर रहे हैं तो इनका अपना पता नहीं कोई आंगन बन पाया कि नहीं बन पाया, तो उसके बारे में भी बताएंगे कि माँ का आंगन रहा, पति का आंगन रहा, फिर इनका कोई आंगन हुआ कि नहीं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे नीता जी। जी, अगर बचपन की बात कहें जी तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और पिताजी हमारे वैद्य थे। तो बहुत ना अमीरी और ना गरीबी, बीच की स्थिति थी। पर लड़कियों का जो हमारे समय में या हमारे घर में कह लें कि जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। तो मेरी जो दादी थी वो लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। खैर पिताजी हमारे थोड़े अच्छे थे और हम लोगों की शिक्षा दीक्षा के लिए प्रयासरत थे। तो उन्होंने मेरा एडमिशन कराया और हम वहीं से शुरुआत की दादी थी वो अच्छी नहीं थी, किस तरीके से, क्या दिक्कतें क्या थी? दिक्कत बस उनको लड़कियां पसंद नहीं थी। वो कहती थी कि लड़की से 10 गज धरती नीचे झुक जाती है, चली जाती है, दब जाती है। लड़के तो अगर लात से ठेल देंगे तो भी स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ऐसे बहुत संकीर्ण विचारधारा की वो महिला थी। और हम 3 बहनें थे, 2 भाई थे। कभी आप लोगों ने एहसास नहीं करा कि वो तो स्त्री ही थी? मैंने एक बार, हम 9th में पढ़ते थे, तब मैंने उनसे कहा कि अजिया
आप भी तो एक स्त्री थी, फिर ऐसा भेदभाव क्यों? तो उन्होंने कहा कि हम अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और तुम तीन तीन लोग हो, तो हमारा बेटा तो ऐसे ही परेशान रहेगा। उसके बाद वो मुझे मारने दौड़ी और हम भाग लिए वहां से। तो ऐसी कुछ स्थितियां थी। इवन आप ये सोचें कि जब मेरे दोनों बच्चों को उन्होंने देखा पहली बार, तो मेरी बेटी भी थी, मेरा बेटा भी था, तो बेटे को उन्होंने 100 रुपए रखे हाथ पे, बिटिया को 1 रुपया भी नहीं दिया। तो मेरे पिताजी ने कहा, अरे ये भी तो अम्मा परनातिन है आपकी। तो कहे, जिसको देना था दे दिए, बिटिया को हम एक चवन्नी नहीं देते हैं। ऐसी उनकी धारणा थी। तो ये तब एक जीवन रहा है जो आज भी स्मृतियों में आता है तो आंसू लाता है कि बिटिया के प्रति जो उनकी अपनी परनातिन थी उसके प्रति इतना विमोह था। तो फिर जब आप कुछ बड़ी हुई तो परिवार में क्या क्या तकलीफें आई? एजुकेशन आपकी जो शुरू हुई उसमें एजुकेशन शुरू हुई और हम ईश्वर की कृपा थी कि पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तो आगे बढ़ रहे थे। उसी बीच में जब हम 8th में थे, 8वीं क्लास में, तो मेरी माता जी से और दादी में कुछ अनबन हुई और वो पिताजी को बोली कि चलो तुम हमको पहुंचाओ गांव। पिताजी गांव पहुंचाने गए, उनको वहां उन्होंने 2 साल रोक लिया, आने ही नहीं दिया। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, हम और मेरा छोटा भाई हम लोग थे। और 2 साल आप सोच लीजिए कि कैसी कैसी परिस्थितियों के बीच हम लोगों ने जिया होगा। उस बीच पढ़ाई करना बहुत मुश्किल था। तो स्कूल में जो मेरी एक, हम तो उनको माँ बोलते हैं, और मेरी टीचर थी मिसेस ज्ञानवती श्रीवास्तव, उन्होंने मुझे बहुत तरीकों से फीस का इंतजाम किया, संचय का और इससे और उससे, किताबों का लाइब्रेरी से व्यवस्था करी और मुझे पढ़ने में, आगे बढ़ने में बहुत मदद किया। तो फिर जब पिताजी हमारे, हम 9th में थे और बाबा बहुत बीमार पड़े, तो पिताजी बाबा को लेकर के और उनको लेकर के फिर आए इलाहाबाद। तो वहाँ जो है वो बाबा की डेथ हो गई। बाबा की डेथ के बाद अब दादी ये कहने लगी कि बड़ी हो गई है, शादी करो। तो शादी करने का मतलब ये था कि 1 साल के बाद, बाबा के ना रहने के 1 साल के बाद, हम हाई स्कूल में थे और मेरा विवाह तय कर दिया गया। उम्र कितनी रही होगी? 14, मतलब 15 प्लस थी। सितंबर में हम 16 के पूरे होते और जून में मेरी शादी हुई जी। तो शादी कर दी गई। उस समय तो शादी का मतलब भी शायद नहीं मालूम था। और विवाह के बाद आए अपने ससुराल, तो वहाँ आने के बाद कुछ, शादी जिनसे हुई उनके बारे में पहले से कुछ जानती थी या? कुछ भी नहीं जानते थे उनके बारे में, बस यही जानते थे कि अम्मा बाबूजी ने तय किया है जी। और विवाह है, करना है, क्योंकि पिताजी की इच्छा है। तो जो आपसे किसी ने आपकी मर्जी नहीं पूछी? ना, बिल्कुल। उस जमाने में मर्जी होती, और जहाँ मेरी दादी जैसी महिला हो जी, वो तो मर्जी, मतलब लड़की मत की आवाज कहाँ। एक बार क्या हुआ कि जब मेरा हाई स्कूल का फॉर्म डाला जाने लगा, तो स्कूल में मेरी टीचर जो थी, वो क्लास टीचर, उन्होंने कहा कि बच्चों तुम लोग देख लो, जिसकी एज में कहीं कुछ वो हो कम ज्यादा, तो अब इसमें सही करा लो, यहाँ से फिर आगे नहीं चेंज हो पाएगी। और हमारे लिए बेसिकली ये हुआ कि तुम्हारी एज कुछ ज्यादा लिखी हुई है, तो अपने पिताजी से एक एप्लीकेशन लिखवा करके लेकर के आओ, तो तुम्हारी उम्र जो फॉर्म में डाली जाएगी वही हाई स्कूल फिर वो हमेशा चलेगी। तो हमने आकर के पिताजी को बोला कि मैम ऐसे बोल रही थी और मुझे एक एप्लीकेशन लिख दीजिए पिताजी। तो मेरी अजिया जो थी उन्होंने कहा, बिटिया बेटारू की जात पढ़े चिट्ठी चपाती का पढ़ाए दिन गा, अब का तो कोनो कलेक्टर बने का है। ठीक है। तो
पिताजी भी चुप हो गए और वो इस तरह से 16 सितंबर 63 रियल और 1 नवंबर 62 सर्टिफिकेट की हो गई। जी तो वो वहां भी नुकसान हुआ। जी तो ये था। शादी के बाद आए तो पता चला कि जो गांव घर की महिलाएं थी बात करने लगी कि तो वह भी बड़ी बच्ची सी लग रही है। तो लोगों ने कहा हाँ, ये मेरी नंद की सबसे छोटी बेटी जो थी वो मेरी हम उम्र थी। तो हाँ, सरोज के बराबर है। अरे तो मामा तो बहुत बड़े हैं। हाँ, तो मामा तो सावित्री दीदी के बराबर हैं। तो हमने ये सुना था कि उनके बच्चे सब जो हैं हम लोगों से बड़े बड़े हैं। जी। तो फिर मुझे लगा, तो फिर हमने उनके बच्चे मतलब नंद के जो लड़की के जी, बच्चे थे जी, वो जी, हमसे बड़े बड़े थे। जी उनकी बिटिया वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उस समय एमए कर रही थी। जी तो एक होता है ना कि बहुत शॉक्ड लगता है कि इसका मतलब तो बहुत बड़े हैं उम्र में। जी तो फिर सरोज जो मेरी सबसे छोटी भांजी थी उसने उनकी रियल डेट ऑफ बर्थ बताई। जी। हमसे 24 साल बड़े थे। ओह। सुनने के बाद तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि अब क्या करेंगे। तो पहली विदाई जब हुई आपके और घर वालों ने जब शादी तय की तो किसी ने इसका जिक्र नहीं किया कि इतने बड़े हैं? मुझे कुछ पता ही नहीं था जी। और किसी ने कुछ बताया भी नहीं था। ये जरूर पता था कि यहीं कमला नेहरू हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं। जी क्या नौकरी करते हैं ये भी नहीं पता था। पिताजी से जब किसी ने पूछा तो बोले कि वहां पर मेंटेनेंस इंचार्ज हैं। जी और ऐसे जो मेरी नंद की फैमिली थी वो बहुत बड़ी और बड़ी प्रतिष्ठित अमेठी की फैमिली थी, जी जिसमें कि हमारे 2 भांजे क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर थे, एक आईएएस ऑफिसर थे, एक उसमें बैंक में चीफ मैनेजर थे। जी तो जितनी 8 बेटियां थी उनकी सबकी गजेटेड, उसमें कोई मुंसिफ है तो कोई लीगल एडवाइजर है तो कोई मतलब ट्रेजरी ऑफिसर है, मतलब सब क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर थे। तो पिताजी ने कभी ये सोचा ही नहीं कि ऐसा, पिताजी कहते हैं कि ऐसा एक बहुत ऊपर होगा तो एक बहुत नीचे होगा। तो अम्मा इतना गैर जिम्मेदाराना रहा सब कुछ कि किसी को ये परवाह ही नहीं रही, केवल अंदाजे के आधार पे सब कुछ चलता तो रहा। लड़की थे ना, जी, लड़की की तो बस बोझ समझ के कहीं भी उठा के डाल दो। जी तो जब पता चला और हम अपने मायके आए, पहली बार विदाई हुई और विदा होकर के आए, तो अम्मा को बोला कि अम्मा ये हमसे 24 साल बड़े हैं। तो अम्मा बोली कि बिटिया ठीक है, जो तुम्हारे भाग्य में रहा तुमका मिला। अब बर्तन तो है नहीं कि बदल जाएगा, जी वहीं रहना है, वहीं जिंदगी बितानी है। और मिश्रा जी के बिना कभी आने की कोशिश मत करना यहाँ। ये माँ ने कहा? ये मेरी माँ ने कहा। जी। उस दिन के बाद से मैंने अपनी माँ से कभी अपनी परेशानी शेयर नहीं की। ठीक है। फिर मैंने बाल मन था, सोचते रहे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। उसी बीच चूंकि हमारी जो ज्ञानवती श्रीवास्तव मैडम थी, तो उनकी बहू के बच्चा होने वाला था, वो कमला नेहरू लेके आई और जब इनसे मिली तो वो शॉक्ड हो गई। जी। तो उन्होंने हमसे कहा बेटा तुमको पढ़ना है और हम तुम्हारे साथ हैं। जी। ये कहना था उनका कि जैसे होता है ना कि एक दिशा मिल गई। और मैंने सोचा कि अब यही रास्ता एक है। जो आपके हस्बैंड बने उनका व्यवहार कैसा था, आपके प्रति? निहायत दर्जे के शक्की, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से मतलब ग्रसित, और ये भय कुंठा हमेशा रहती थी कि शायद पढ़ लिख जाएंगी तो हमको छोड़ देंगी। तो खैर हमारे तो ऐसे संस्कार नहीं थे कि हम कभी प्रेम से जीतने की कोशिश नहीं की है कि आपके प्रति इतना प्रेम दिखाएं कि आप कुछ और ना सोचें? अब एक तो आप ये समझिए कि शिक्षा थी नहीं उनकी। कमला नेहरू हॉस्पिटल में सिंपली इलेक्ट्रीशियन थे। जी। और जिसका मतलब कहते हैं ना कि जब शिक्षा बहुत बड़ी ताकत होती है इंसान की, और उनके अंदर ऐसा कुछ
मैंने कोशिश बहुत की, 10 साल तक अनवरत प्रयास करते रहे कि उनके रहन सहन का थोड़ा तरीका चेंज हो जाए, थोड़ा सा हमको समझने लगे, थोड़ा सा हमारे लिए सोचने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर हम कभी भी कहीं से भी कुछ सुन लें, जैसे मान लीजिए उम्र वाली ही बात सुनी, तो मैंने पूछा क्या ये सही है? उस दिन उन्होंने पहली बार मुझे मारा, और इतना मारा, और मार खाने के बाद हम रात भर उनसे माफी मांगे हैं कि भैया हमसे तो क्षमा करें, गलती हो गई, आगे हम किसी की बात को नहीं सुनेंगे, किसी की बात पे ध्यान नहीं देंगे। पूछा क्या था? मैंने कहा था कि सरोज बता रही थी कि आपकी उम्र जो है वो, मतलब आप सावित्री जी के समवयस्क हैं जी। तो कहें लोगों का काम तो भड़काना है जी। मुझे तो मालूम ही नहीं कि हम कितनी उम्र है, और हमारे तो माता पिता बचपन में गुजर गए थे जी। तो हमने कहा कि एटलीस्ट जिनके साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं, तो ये तो पता होगा। बस उसी इतनी बात पे कि तुम हमसे बहस कर रही हो, जो मैं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं, बस उतने स्वीकार कर लो, मान लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं जी। जी। आगे कैसे चला? जब मतलब उम्र फिर तो थी, लेकिन अब तो उनके साथ ही रहना था, साथ थे, साथ ही सब कुछ चल रहा था। उसमें हमारी जो है पढ़ाई शुरू हुई, तो इंटर मैंने प्राइवेट किया। मेरी जो टीचर थी उन्होंने, अब हम तो उनको है नहीं इस दुनिया में, लेकिन हम माँ ही बोलते हैं, अम्मा कहते हैं, तो अम्मा हमको इंटर का प्रैक्टिकल दिलवाने ले गई। मेरी फीस की सारी व्यवस्था उन्होंने की। इंटर के बाद 1 साल हाथ पैर जोड़ते रहे कि मेरा एडमिशन करा दीजिए, हमें पता कहें प्राइवेट भर लो, और हमने कहा कि नहीं, हम ज्ञान के लिए पढ़ना चाहते हैं, नहीं हमारे यहाँ नौकरी नहीं करना है। तो हमने कहा कि नहीं, हम नौकरी नहीं करेंगे, लेकिन हमको अपने ज्ञान के लिए, हम दिन भर करें क्या, हमें पढ़ाई करना है, हमें मन है, नहीं पढ़ना है। तो वहां पे फिर उस सरोज ने, जो मेरी नंद की सबसे छोटी बेटी थी, उसने कहा कि मामी हम फार्म ले जाते ही, तो ले आई तोरो फार्म। तो हम कहे मामा से पूछ लो, मामा से पूछ लो, मामा तो लावे न दी है। तो हमने कहा कि भाई बिना पूछे तो नहीं हो पाएगा जी। तो खैर उसको प्रेशर में थोड़ा इमोशनली, थोड़ा वैसे करके मैंने उसको वो किया। तो आए मामा, हम फॉर्म लेने जा रहे हैं एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी से, मामी का भी लेके आ रहे हैं, भाग जाए यहाँ से मलिछी। मारा दूसरो टांग टूट जाए, उसका एक पोलियो ग्रस्त एक पैर था, दूसरो टांग टूट जाए, आ गए ऐसे, मामी के नहीं पढ़ावे कि तू अपन चाहे जो करा। तो कहे कि मामा तू हमारा टांग तोड़ा, मुंह तोड़ा, हाथ तोड़ा, हम जाते ही मामी के फार्म लेके आई। जीवन तक सास उस लड़की ने आपका साथ दिया। हाँ, तो उसके बाद वो ले आई, उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ कराओ एडमिशन, हो गया एडमिशन। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो जब आप पढ़ने लगी, यूनिवर्सिटी जाने लगी, तो व्यवहार में कुछ चेंज आया? कोई चेंज नहीं था। व्यवहार का ये था कि पहले तो हमको आगे से ताला लगा के जाते थे, फिर यूनिवर्सिटी जाने लगे तो रास्ते में कहीं भी यूनिवर्सिटी के आसपास दिखाई देते थे, मतलब अक्सर, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मेरी बल्कि जो दोस्त थी पुष्पा और निर्मला, वो कहें नीता जीजा जी, अरे हम कहे कहाँ भाई, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कुछ होगा। और जब लगातार वो कई दिन उन लोगों ने देखा, तो कहने लगी कि लगता है जीजा जी को भरोसा नहीं है। तो ऐसे चलता रहा। जासूसी कर रहे थे। और फिर हमने जब, अरे कोई वजह कभी उनको लगी कि ये जासूसी करनी चाहिए, बस कर रहे थे? अब मेरे समझ से तो ऐसी कोई वजह ही नहीं थी, क्योंकि हम पढ़ना चाहते थे, और उसके अलावा तो आप ताला बंद करके जाते थे, कौन सी वजह उत्पन्न होगी आप बताएं। नहीं मतलब उनके दिमाग में अगर शक का कीड़ा आया, तो उसके पीछे वो कभी कोई लॉजिक बताए कि नहीं? लॉजिक उन्होंने हमें क्या बताएंगे, और बताने की बात ये थी कि जैसे कभी, जैसे अब आप ये सोचें, उनके भाई का लड़का बीच में पढ़ने के लिए आया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिस समय निष्ठा हो चुकी थी जी। तो वो पढ़ने आया। अब एक बार क्या हुआ कि उसके सर में, इनके पूरे खानदान में ऐसे है कि सर का दर्द सबको होता है,
तो उसके सर में दर्द हो रहा था। चूंकि वो जिठानी का लड़का है, जेठ का लड़का है, तो मैंने कुछ ऐसे, हमने कहा भैया लाओ तेल लगा देते हैं। ऐसे ही कुर्सी से पीछे खड़े होकर के हम तेल लगा रहे थे। घर में एक गेट था जो कमला नेहरू हॉस्पिटल में, तो वो उसमें 2 कुंडियां थी। तो एक ऊपर की थी जो बंद कर लो तो खुलता नहीं था, और एक नीचे की थी। तो हमें परमिशन नहीं थी कि हम ऊपर वाली कुंडी बंद करें, नीचे की ही कुंडी उसको धीरे से सरका के खोल के चले आते थे कि दबे पांव आया जा हाँ, सके। दबे पांव जी। तो आ करके उन्होंने देखा कि हम तेल लगा रहे हैं, अरे बाप रे, बस। तो उनको लगा कि ये क्या है, तो कहने लगी कि ये क्या है। हमने कहा अरे भाई लड़का है, अम्मा बोलता है, क्या हो गया। उस दिन तो चुप हो गए, फिर वो बहाने ढूंढते थे, फिर उसको हटा दिए, कहे तुम जाओ अपना रहो, हमारे यहाँ रहने की जरूरत नहीं। तो ऐसे इस तरह का शक था। अगर हम ये कहें कि शक के पीछे का कारण, तो वो एक जो डिफरेंस होता है ना, शिक्षा का, उम्र का और गरीबी का, जो जैसे हम ये नहीं कहते कि हम भी बहुत वहीं से उठे हैं जी। पर एक जो संकुचित मानसिकता होती है जी। वो उनकी बहुत गलत थी जी। ताला बंद के जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो मेरी चूंकि शादी नंद के यहाँ से ही हुई थी, तो मेरी नंद की देरानी का लड़का उस समय एडिटर था, यूनिवर्सिटी देख रहा था जी। तो उसने कहा कि मामी जी ऐसा है कि आप हमको किताबें नोट करके दे दीजिए, तो हम आपको ला दिया करेंगे, साल में लौटा दिया करिएगा। वो बेचारे आते थे, गेट के नीचे से यूं किताबें डाल के जाते थे। क्यों? क्योंकि ताला बंद रहता था जी। तो कोई वजह तो नहीं है, क्योंकि वजह उत्पन्न होने भी नहीं दिए वो जी। तो कहां से, जब हम पूरे उसमें कहते हैं चाक चौबन निगरानी में हैं जी। तो क्या ही हो सकता है जी। तो पहली बेटी आपकी पैदा हो चुकी थी, बेटी पैदा होने के बाद भी व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया? जब तक बच्चे थोड़े लेट हुए जी। तो बिटिया किस उम्र में पैदा हुई, तब आपकी उम्र क्या थी? हम 24 साल के थे तब आप 24 की। चलिए जी। तो कुछ बीच में तो उसमें भी बड़े कटु शब्दों का इस्तेमाल करते थे। एक बार मेरी बड़ी बहन आई हुई थी कहीं, तो हम लोग अपनी बहन को दिद्दा बोलते थे जी। तो कहें कि दिद्दा, हम तो एक ठूठ पेड़ सींच रहे हैं जिससे फल की कोई आशा नहीं है जी। तो मुझे ना ऐसे जैसे लगा कि एक औरत जो है जिसके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया जा रहा है जी। हम पहले कुछ पढ़ लिख करके अपने पैर पे खड़े होना चाहते थे कि एटलीस्ट कम से कम हम बच्चे पालने की स्थिति में तो हो जाए। यहाँ तो इलेक्ट्रिशियन है, 200-250 रुपए सैलरी मिल रही है, बच्चे कहाँ से पलेंगे और बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो फिर उस समय ये लगा कि नहीं, कुछ भी हो तो बच्चे हो जाएं। तो फिर इस तरह से निष्ठा हमारे जीवन में आई जी। और वो पूरे 9 महीने भी प्रताड़ना के थे। मुझे बहुत उल्टियां होती थी, तो हम खाना नहीं टाइम पे बना पाते थे, तो उसके लिए वो चिल्लाते थे, मारते थे कि फिर मेरी गर्भ के दौरान भी मार खाना पड़ता था। उसके दौरान भी मार खाना पड़ा। फिर हम अपनी मेरी जो जिठानी जिनका लड़का यहाँ था पढ़ रहा था, तो मेरी जिठानी एक बार आई, तो उन्होंने कहा कि चलो 1 महीना गांव रहो जी। तो चले गए गांव चले गए, तो ये गए ही नहीं बिल्कुल। वो तो रक्षाबंधन पे मेरी जिठानी इलाहाबाद आई, वो भी इलाहाबाद की थी जी। तो वो आई, तो इनके पास भी आई, तो बोली कि भैया समय बहुत हो गया है और तुम यहाँ जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में हो, और वहाँ गांव में हम कहाँ उसको लिए घूमेंगे, रात बिरात कोई दिक्कत हो, परेशानी हो। कहन अरे रहा दे भौजी, उनके कोनो ऐसे बच्चा नहीं होने वाला है। तो बोले कि अरे हमारे बाल धूप में थोड़े सफेद हुए हैं और 7 महीने का बच्चा छुटता थोड़े है। कहन अच्छा चला ठीक है आओ। 8वें महीने हमको लेके आए, मेरा हीमोग्लोबिन 6% हो गया था। डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर इनके ऊपर बहुत नाराज हुई। उन्होंने कहा कि मिश्रा जी आप यहीं रहते हुए इस तरह
केयर का कर रहे हैं, व्यवहार केयर कर किए आप अपनी पत्नी के साथ। खैर निष्ठा हो गई, बहुत खुश थे कि हमारी बिटिया हुई। जी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि उस बिटिया के लिए वो खुश थे, चलिए कम से कम। पर अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी कभी नहीं समझे। जी। वो होने के बाद भी निष्ठा आ गई जीवन में। अगर वो निकल जाते थे तो घर में कौन क्या हो रहा है कुछ लेना देना नहीं होता था। जी। 1.5 साल की निष्ठा थी, एक बार बहुत पहली बार बहुत बीमार हुई, उल्टी होने लगी, दस्त होने लगे। हमारे बगल में एक सिस्टर रेखा जोशी रहती थी, हम जा करके तो बोले भाभी इतना छोटा बच्चा कि हम कैसे दवाई बताएं। जी। तो चला दिखा दे। अब हम डर के मारे नहीं जा सक रहे थे कि आएंगे तो हमको मारेंगे। रात 12:30 बजे आए हैं तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए अब तक जो हुआ वो मेरे साथ हुआ, अब मेरे बच्चे के साथ अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मेरी बिटिया अगर बीमार पड़ती है तो चाहे रात हो बिरात हो दिन हो, हम लेके उसको डॉक्टर के पास जाएंगे। जी। मतलब बिटिया के पैदा होने के बाद एक हिम्मत आपके अंदर आ गई, बहुत। माँ बनने के बाद। हाँ, और उस समय तक हम एमए मतलब निष्ठा एमए प्रीवियस में हुई, जी। एमए फाइनल मेरा हुआ। जी। तो चूंकि ग्रेजुएशन हमने टॉप किया था तो एक मानसिक दबाव डाल दिया हाँ, था। तो फिर अब निष्ठा के होने के बाद मैंने एमए किया। जी। और एक होता है ना कि हम इस लेवल पे पहुंच गए थे कि अगर ट्यूशन भी करते और करके अपने लिए रास्ता बनाना होता तो कर लेते। जी। तो एक हिम्मत आ गई थी कि कुछ नहीं करेंगे तो हम अपना जी, जीवन खा यापन ले। कर लेंगे। जी। तो उसके बाद फिर मैंने ये एमए इंजीनियरिंग में करने के बाद लाइब्रेरी साइंस में मैंने ट्रेनिंग किया, जो इवनिंग क्लासेस थे, क्योंकि एलटी मैंने कई बार क्वालिफाई किया, सिर्फ इसलिए एडमिशन नहीं हुआ कि निष्ठा को कौन देखेगा। जी। तो फिर ये कर लिया, कहते हैं ना एक रास्ता नहीं तो दूसरा रास्ता। जी। तो उस रास्ते पे चल निकले। 4 महीने जैसे ही हमने कंप्लीट किया, 4 महीने में हमें आनंद भवन के जवाहर बाल भवन में एज ए लाइब्रेरियन बच्चों की। जी। बच्चों की भी समस्या नहीं थी कि बच्चों की लाइब्रेरी थी तो बच्चे को लेके चले जाते थे। जी। तो इस तरह से मेरी जीवन यात्रा शुरू हुई। जी। तब तक बेटे आ गए। जी। तो बेटे के समय में भी बहुत संघर्ष झेला, बहुत मतलब बहुत संघर्ष। जी। क्योंकि वो थे और बिटिया 5 साल की थी, जी। अबोध थी, वो केयरलेस, बिटिया को देख नहीं। हमें वो बेटा जो था तो 3 महीने का हुआ तो मुझे कुछ परेशानियां हुई, तो डॉक्टर ने कहा कि अरे ये तो भर्ती करना पड़ेगा, प्लेसेंटा 9 महीने जितना डेवलप हो गया है और ये बड़ी खतरनाक चीज है। जी। तब डॉक्टर ने कहा मिश्रा जी ऐसा करिए कि ये टेस्ट, एक टेस्ट कराना है, दिल्ली भेजना पड़ेगा, 650 रुपये लगेगा। जी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जो टेस्ट यहाँ हो सकते हैं कमला नेहरू में वो आप करिए, वहां से इलाज करिए। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बाहर टेस्ट कराएं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कराऊंगा, मैं करा ही नहीं सकता। जी। और डॉक्टर उनका मुंह देखने लगी। तो ये रवैया था। जी। बिटिया हमारी एक बार खो गई, क्योंकि हम तो अस्पताल में भर्ती हैं। जी। उसके लिए भी मैंने कहा कि हम फिर थोड़े अपने लिए वो हो जाते थे कि मैंने कहा कि भाई जिस बच्चे को हमने 5 साल पाला है वो बच्चा चला जाएगा, हम जिसको भी आंख से नहीं देखें उस बच्चे के लिए। जी। तो हम अपनी माता जी के पास गए जी। और माता जी से कहा कि डॉक्टर बेड रेस्ट कह रही हैं तो आप हमें रख लो, हम निष्ठा का खर्चा उठाएंगे। जी। अम्मा ने कहा ना बिटिया, हम ना रखेंगे, कोनो ऊंच नीच होगी तो मिश्रा जी तो हमका मार डरी है, हम ना रख पाएंगे। अब आप सोचें कि कितनी विषम परिस्थिति होती है कि एक बच्चा इधर है, दूसरा कोख में है और हम उन दोनों के बीच घुट रहे हैं, जी। इसको बचाएं कि उसको बचाएं। तो एक बार निष्ठा लिफ्ट में गिरते गिरते बची, तो बहुत पीड़ादायक जी। वो समय था। और ऐसे में साथ देने वाली न माँ थी, न पिता, न पति, कोई नहीं। तो आगे की जर्नी
पुत्र भी हो गया, उसके बाद का जीवन में कुछ बदलाव? फिर हम पढ़ाई करते रहे। मैंने लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमफिल में एडमिशन लिया और फिर फॉर्म डालते रहे। तो फॉर्म डालते थे, कई बार क्या होता था कि रिटर्न निकाल लिया मैंने, इंटरव्यू के लिए लेटर आया। उस जमाने में तो पत्र व्यवहार ही होता था, तो लेटर आया तो ये दबा देते थे। इंटरव्यू के 4 दिन 5 दिन के बाद हमको लेटर मिलता था, अरे निष्ठा की मम्मी तुम्हारा ये देखो अब क्या आया है। तो खोल के देख रहे हैं, खुला हुआ है। ये खोले हैं? हाँ, तो बिना खोले दे देंगे तुमको। तो हम कहे अच्छा। देख रहे हैं तो 4 दिन बीत गए, डेट निकल गई इंटरव्यू की, नहीं होता था। फिर जब मैंने जवाहर बाल भवन ज्वाइन किया जी। उसके बाद जब हमारा MLibSC कंप्लीट हो गया जी। तो हम जो भी फॉर्म डालते थे एक दिशा मिल गई थी कि लाइब्रेरी में ही डालना है, क्योंकि इसका अनुभव हमको हो रहा है जी। तो मैंने अपने आनंद भवन का पता देना शुरू कर दिया जी। तब हम यहाँ वहां से उठ के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी पहुंचे, सरस्वती भवन। चलिए, कम से कम इस बहाने ये तो हुआ कि एक आम लड़की का पता आनंद भवन हो गया, जो देश के पहले प्रधानमंत्री का घर और जिस जवाहर बाल भवन में आप काम करती थी वहाँ इंदिरा गांधी वहीं रहा करती थी। इत्तेफाक की बात यह है कि मेरी बिटिया का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 14 नवंबर है। क्या बात है। तो हमको लगता है शायद पूर्व जन्म के कुछ कनेक्शन होंगे जो हम जी नेहरू परिवार के साथ जी जी। तो बाद में आप संपूर्णानंद में आपकी नौकरी मिल गई जी, आपको एक बेहतर जॉब मिली। तो इसके बाद आपके पति किस तरीके से आपको देख रहे थे? इसके बाद का जीवन? इसके बाद का जीवन कहें तो आप जब ये रिटायर हुए थे तो इनको कोई 4.5 लाख रुपए मिले थे जी रिटायर होने के बाद। तो मैंने कहा कि ऐसा है निष्ठा के पापा, 2 लाख रुपए निष्ठा के नाम FD कर दीजिए, हमें कागज दे दीजिए, मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए जी। लेकिन निष्ठा की शादी के लिए कुछ पैसे आप इसमें से निकाल दीजिए जी। कहते हैं तुमको पढ़ाया लिखाया, तुमको अधिकारी बना दिया, अब हमारे पैसे पे दांत ना लगाओ। तो मुझे भी गुस्सा है, मैंने कहा दहेज में लेके आए थे क्या इन बच्चों को? वहां से वो कमरे से निकले, जबकि मेरी उस समय रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर था, हम बेड पे पड़े हुए थे, निकले हैं और चले गए। 2 साल नहीं आए जी। जब तक कि वो पैसा उनके पास रहा। जब खर्च हो गया तब वो हमारी दीदी से कहने लगे, एक बार तो आए हमसे कहे, सीधे कहे कि हमें 4-5 हजार रुपए हर महीने चाहिए जी। हमने कहा हम बच्चों की 2-2 बच्चों को पाल रहे हैं, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है, और उस समय तनख्वाहें इतनी भी नहीं होती थी, तो हम नहीं दे पाएंगे, आप यहाँ आइए रहिए, अपने खाने से पहले आपको खिला देंगे, जो आपकी जरूरतें होंगी पूरी कर देंगे, लेकिन पैसा तो नहीं दे पाएंगे जी। तो मेरी बड़ी बहन के पास गए, उनसे कहा कि दिद्दा इनको बोलिए कि हमको कम से कम 4,000 रुपए हर महीना दे। तो दीदी का फोन आया मेरे पास, नीता ये सब कहाँ हो रहा है? हमने कहा कि दीदी क्या हो रहा है? कहू मिश्रा जी तुमका पढ़ाई लिखाई और इतना तुम इतनी अच्छी जगह पहुंच गए हो, नौकरी कर रही हो सरकारी, तो तुम मिश्रा जी का 4,000 रुपया हर महीना नहीं दे सकती हो? हम कहे दीदी काहे दी, क्यों? अब एक कारण बताएं, पति का मतलब क्या होता है? पालने वाला ना। क्या कर रहे हैं वो? हम उनके दिए हुए 2 बच्चों को पाल रहे हैं, फिर वो हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम उनको हर महीने इतने पैसे? वो आए यहाँ रहे, हमने मना कर रखा है, घर उनका भी है, अगर हमारा है तो उनका भी है, तो हमने उनको रोका नहीं है। और उनसे पूछे कि जो 4.5 लाख रुपए पाए थे रिटायर होने पे कहाँ गया? कहीं मिश्रा जी पैसा पाए रहे हैं? हम कहे हाँ। कहीं अच्छा। अब ये गए, ये तो दूसरे दिन पहुंच गए कि दीदी फोन की होंगी, दीदी बात की होंगी। गए, दिद्दा कहा बात भैरी, कहीं मिश्रा जी बताओ जो पैसा पाए रहे रिटायर हुए के बाद कहाँ गा? आप चुप।
और बस वहां से उठे बिना पानी पानी पिए, फिर उसके बाद से दीदी के घर कभी नहीं गए। तो इस तरह की चीजें थी उनके व्यवहार में। कहाँ कोई जब बीमार पड़ते थे नीता मिश्रा याद आती थी, अदरवाइज वो अपना घूमते टहलते यहाँ वहां। इतना चूंकि बिजली मिस्त्री थे तो बहुत सारा कबाड़ था उनके पास। उन्होंने कहा कि ऐसा है, हम तुम्हारे जो कमरा हमको देती हो रहने के लिए उसी में हम अपना सामान ले आते। हमने कहा ये सरकारी आवास है, यहाँ हम नहीं रख सकते ये सब। उसके ऊपर उनको बहुत गुस्सा आया कि, और हमने जब बार बार वो ये कहते, अब हम तो चुप रह जाते थे क्योंकि बेटा बेटी इन सब ने बड़े होते हमको देखा था कि कैसे हम इन लोगों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो मतलब डेथ के 1.5 साल पहले, यानी कि 21 की बात है, तो वो कोविड का समय था और चिन्मय वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो हमारे साथ क्या था कि हम सोचते थे कि सुबह तो सबकी जल्दी रहती है, चिन्मय की अपनी जल्दी है, उनकी अपनी, मेरी अपनी भी जल्दी है। तो हम लोग सुबह का खाना तो नहीं साथ खा पाते थे, नाश्ता नहीं कर पाते थे। रात में हम सोचते थे तीनों लोग बैठ करके खाना, तब तक बिटिया की शादी हो गई थी, तो साथ में खाएं। तो खाने लगे तो एक दिन खाते समय टेबल पे ही बोल रहे हैं, भैया हम तुम्हारी मम्मी को बनाने के चक्कर में कुछ नहीं बन पाए। चिन्मय बोला, क्या बोले पापा? जब मम्मी से शादी हुई थी आप कितने के थे? आप तो शायद, मम्मी 15 साल की थी, आप 40 साल के थे। कितने के थे? हाँ तो आपकी बनने की उम्र तो निकल गई थी, मम्मी का क्या हाथ है? और मम्मी को आपने बनाया कि ज्ञानवती नानी ने बनाया? हमने देखा है, हमको पता है। हाँ वो औरत तो महान थी, देवी थी। तो कहा कि फिर तो उस देवी के गुण गाइए ना, अपने गुण क्यों गा रहे हैं? झल्ला गए, थाली छोड़ के वापस उठ गए और कहते हैं हम आए, हमने कहा खानवा खा लीजिए, गुस्सा न दिखाइए खाने पे। कहीं नहीं सा है, तुमने फौज इकट्ठी कर रखी है अपने लिए, सबको हमारे खिलाफ भड़का रखा है। हमने कहा हमने क्या भड़काया, जो बच्चे देखे हैं, जो जान रहे हैं, बस वही बोले हैं। तो ऐसे चलता था जीवन। जी, तो जीवन को आप सुखद कहीं देख पाती हैं कि जीवन में कुछ ऐसे संस्मरण हो जो बहुत सुकून वाले हों, जहाँ खुशियाँ हों? अब खुशियां हम देखें तो मेरी बेटी हुई मेरे लिए सुकून की बहुत बड़ी, एक कहते हैं ना माँ बनना अपने आप में एक जो स्त्री के लिए सबसे बड़ा सवाल आपके ऊपर चल रहा था कि बांझ होने जैसा। हाँ, ठूंठ या बांझ जो शब्द यूज किए जा रहे थे। जी, तो बस निष्ठा का होना, वो कहते हैं ना कि एक जो प्राउड फील कराता है अपने आप को, वहां पे भी मेरी जिठानी ने कहा चलो कोनो बात नहीं है, आंधी आई पानी उबे करी। हमने कहा मेरी बिटिया आंधी नहीं है दीदी, कतई नहीं है, और ये धारणा हम गलत साबित कर दिए हैं। तो कहने लगी कि अरे बिटिया तो बिटिया है, कहूं दूसरे के घरे तो उड़ के जाए का है। हम कहे ना, मेरी बिटिया है, वो मेरे साथ रहेगी, शादी के बाद भी उसका जितना अधिकार वहां है उतना ही मेरे ऊपर है। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि बिटिया तुम परेशानी में हो तो तुम्हारा घर वही है। तो अब खैर आप रिटायर भी हो चुकी हैं और दर्द की जो तमाम गिरहें थी खुद अपने हाथों से आप काट चुकी हैं। अब आगे का क्या देख रही कि कैसा जीवन जीना चाहती है? अब जीवन में ये है कि अपने लिए तो बहुत जिए, बच्चों के लिए बहुत जिए। बच्चे इस्टेब्लिश हो गए, बेटा मेरा बहुत बहुत, जिसको कहते हैं कि भोलेनाथ ऐसा बच्चा सबको दे, और मेरी बहुत केयर करता है, मेरी बहुत परवाह करता है मेरे लिए। वो इतना, मतलब हमें जितने भी झंझावात आते हैं उसमें वो मेरे लिए, मतलब मेरी बैकबोन बन के खड़ा रहता है। 22 में मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी, 3.5 महीने हम बिस्तर पर रहे। मेरे बेटे ने मेरे लिए वो सब कुछ किया जो एक शायद बेटी को करना चाहिए था, लेकिन उसने मेरी बहुत केयर करी। और जब भी मेरा हाथ टूटा तब उसने मेरी बहुत देखभाल करी। तो बस अब आगे तो समाज के लिए कुछ करना है और बच्चे के लिए कुछ करना है, और अपनी मस्ती में रहना है।
क्या बात है। तो ये एक शब्द बहुत बड़ा हो जाता है एक स्त्री के लिए जब वो कहती है कि अपनी मस्ती के लिए कुछ करना, अपनी मस्ती में कुछ करना। तो सचमुच यही उनकी स्वतंत्रता का आकाश होता है। हर स्त्री या पुरुष कोई भी हो, जीवन को कहीं न कहीं गुजार कर के इसलिए जीना चाहते हैं जीवन की मस्ती को लुत्फ़ अंदाज़ में उसको मिले। तो अब खैर तमाम संघर्षों के बाद नेता जिस मुकाम तक आ गए हैं, अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकें, मस्त होकर के जी सकें। हमारी शुभकामनाएँ भी हैं कि पूरी मस्ती के साथ आगे का जीवन जिए, जो मन या उत्तेजित करें, क्रिएट करें, समाज में अपना एक बड़ा योगदान दें। लेकिन जो तमाम अभी पहले उन्होंने बताया, इससे हम समझ सकते हैं कि चाहे वो तमाम स्लोगन की यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते तमन्ते सत्यता की बात हो या फिर जहाँ भी कि स्त्री को शक्ति बना के पूजा जा रहा हो। नहीं, हमारे लिए तो यही समझ आता है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। तो अब इस जीवन से खैर कोई स्त्री किसी को न गुजरना पड़े कि किसी को अबला ना होना पड़े। अबला शब्द रहेगा तो हाय तुम्हारी यही कहानी रहेगी, लेकिन अबला ना बने कोई स्त्री, वो अपनी स्वतंत्रता मिले। और जो लोग इस बातचीत को देख रहे हैं वो सब और संवेदना के साथ स्त्री की स्वतंत्रता के बारे में भी गंभीरता से सोचना शुरू करें। सिर्फ कपड़े और भोजन मात्र उनका जीवन नहीं और सोचती समझती भी है और जीवन को नए तरीके से सृजित करने की संभावना जितनी होती है उतनी किसी और में नहीं हो सकती। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।